हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एग्ज़ाम जो कि 2015 में हुए थे उनके क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल 120 क्वेश्चन पूछा गया था और ये पूरे 120 क्वेश्चन है और इसके साथ ही इसमें आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा, तो आप सोल्यूशन भी देख लीजिए। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो ये देख सकते हैं आप। ये 2015 का असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, लैन वैन और मैन विभिन्न क्षेत्रों को आच्छादित करने वाले कंप्यूटर जानक्रम यानी नेटवर्क है। तो इनके जो फर्स्ट लेटर हैं LW और M, इसका फुल फॉर्म क्या है, मतलब ये किनके लिए है। तो L मतलब लोकल, W मतलब वाइड, M मतलब मेट्रोपॉलिटन। तो आपका सही आंसर होगा लोकल, वाइड और मेट्रोपॉलिटन। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। नेटवर्क होते हैं लैन वैन मैन। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क और मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लैन का दूरी होता है 1000 मीटर और इसका स्थान की बात करें तो ये कैंपस बिल्डिंग में होता है। और वैन की बात करें तो ये इसकी दूरी 100 किलोमीटर तक होती है। स्थान की बात करें तो देश या महाद्वीप में। मैन की दूरी 5 से 50 किलोमीटर तक होती है और मैन जो है ये शहर या कस्बा में लगाया जाता है। तो वैन जो है, यहाँ पे एक नोट भी दिया गया है, वैन को इंटरनेट कहा जाता है। वैन को इंटरनेट कहा जाता है। नेक्स्ट, जो नोट दिए होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। कुछ एक्स्ट्रा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो नोट के ज़रिए बताया जाता है, हाईलाइट की जाती है। सेकंड जो क्वेश्चन पूछा गया था ये मैथ्स के क्वेश्चन है। मैथ्स के क्वेश्चन जो है आप क्वेश्चन को खुद से देखिए और सॉल्व करिए, क्योंकि ये जिस तरीके से इसमें सॉल्व किया गया है ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल मेथड है। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है और जिस प्रकार से इस समय मेथड डेवलप हुआ है मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंटरेस्टेड है इस मेथड को देख करके लगाने के लिए। तो इसको आप देखिए और जो मेथड बहुत ईजी है, क्योंकि अगर ये मेथड अगर आप यूज़ करेंगे तो आप एक क्वेश्चन करने में 3 से 4 मिनट लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्वेश्चन देखिए और अच्छे से अच्छे मेथड जो होता है जो कि कम समय में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं उस मेथड से इसको सॉल्व करिए। तो क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार उद्यान की लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 गुनी होनी है। यदि 360 मीटर की बाड़ दरवाजों सहित इस उद्यान की पूरी घेराबंदी कर ले तो उद्यान की लंबाई क्या है। तो इसको सॉल्व करिए। उद्यान की लंबाई, तो आयात का परिमाप कितना होता है 2, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लंबाई जो है कितनी दी हुई है, टोटल दिया हुआ है 360। इसको करके आप खुद से सॉल्व करिए। ठीक है, आंसर आपका आना चाहिए 120 मीटर, क्योंकि अगर मैं बताने लगी तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाहिर हो जाएगा आपका भी और मेरा भी। तो आप क्वेश्चन देख करके खुद से सॉल्व करिए। क्वेश्चन देख लीजिए, इसी प्रकार से पूछे जाते हैं मैथ्स और रीजनिंग में। थर्ड क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी क्या निर्दिष्ट करती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्लाउड कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी क्या निर्दिष्ट करती है, एक वितरित कंप्यूटर स्थापत्य जो अनुप्रयोगों अथवा उपयोगकर्ताओं को जैसी आवश्यकता हो वैसा ही सॉफ्टवेयर आधारित संरचना एवं प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। ठीक है, सही जवाब है ऑप्शन सी। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है तो इसके बारे में आप जान भी लीजिए कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आप आंसर कर सके। क्लाउडिंग कंप्यूटर वास्तव में इंटरनेट आधारित प्रक्रिया है और कंप्यूटिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल है। गूगल एप्स क्लाउड कंप्यूटिंग का एक उदाहरण है। गूगल एप्स क्लाउड कंप्यूटिंग का एक उदाहरण है जो कि बिजनेस एप्लीकेशन ऑनलाइन मुहैया कराता है और वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल कर इस तक पहुंचा जा सकता है। ये विद्युत ग्रिड की तरह काम करता है और मांगे जाने पर ये सूचनाएं कंप्यूटर और अन्य उपकरणों को दी जाती है। इसमें एक समय में एक से अधिक उपभोक्ताओं द्वारा संसाधनों की साझेदारी की सुविधा उपलब्ध होती है और सूचनाओं के केंद्रीय के कारण उन्हें पूर्ण रूप से सुरक्षित रखा जा सकता है। इसमें एक वितरित कंप्यूटर स्थापित किया जाता है जो कि अनुप्रयोगों अथवा उपयोगकर्ताओं को जैसी आवश्यकता हो वैसा ही सॉफ्टवेयर आधारित संरचना एवं प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, नैनो प्रौद्योगिकी के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सारे कथन है, इसको पढ़ लीजिए। इसमें से सही क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी पहला दूसरा तीसरा सारा ही सही है। पदार्थों और युक्तियों के निर्माण की प्रौद्योगिकी है। भौतिक गुणधर्मों में नैनोमीटर पैमाने पर बदलाव होता है। रासायनिक गुणधर्मों में नैनोमीटर पैमाने पर बदलाव होता है। ये तीनों ही सही है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, क्या है ये। नैनोमीटर
किसी भी पदार्थ को परमाणविक पैमाने यानी नैनो स्केल पर नियंत्रित ढंग से जोड़ तोड़ करके अपने इच्छा अनुसार नए रूप में परिवर्तित कर लेने की विद्या का नाम नैनो टेक्नोलॉजी है। यानी ये परमाणु दर परमाणु पदार्थों और युक्तियों के निर्माण की प्रौद्योगिकी है। लगभग 40 साल पहले रिचर्ड फेमेन ने इस अवधारणा का सुझाव दिया था और 1974 में नोरियो तानीगुची ने इसका नामकरण किया। किसी भी वस्तु का गुण उसकी संरचना में प्रयुक्त परमाणुओं एवं अणुओं के विन्यास पर निर्भर करता है और किसी भी वस्तु के अणुओं एवं परमाणुओं को पुनर्व्यवस्थित कर इसे आसानी से दूसरी वस्तु में बदला जा सकता है। यानी भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों में नैनोमीटर पैमाने पर बदलाव होता है। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो है परियोजना में प्रयुक्त वृहत हैड्रॉन संगठक यानी LHC एक कण त्वरक है। ये किन देशों के बीच सीमा पर अव्यवस्थित है? किन देशों के बीच में सीमा पर ये अव्यवस्थित है? फ्रांस और स्विट्जरलैंड में। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया होगा, देख लेते हैं क्या है। CERN परियोजना फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर अव्यवस्थित है। वृहत हैड्रॉन संगठक दुनिया के सबसे बड़े कण त्वरक का इस परियोजना में प्रयोग किया गया है। सर्वप्रथम 10 सितंबर 2008 पहली बार शुरू किया गया और बाद के त्वरक और अधिक जटिल होते गए। LHC यानी वृहत हैड्रॉन संगठक में 27 किलोमीटर गोला एक वृहत अतिचालक चुंबक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए और त्वरित करने के लिए लगा है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पूछा गया था संचार की वो पद्धति जिसमें दोनों दिशाओं में संचरण हो सकता है किंतु एक समय में एक ही दिशा में होता है, वो क्या कहलाती है? सही जवाब होगा अर्धद्वैध कहलाती है। वो अर्धद्वैध कहलाती है। तो वही इसके बारे में कुछ हम व्याख्या देख लेते हैं। अर्धद्वैध क्या होता है? संचार की ऐसी पद्धति जिसमें दोनों दिशाओं में संचरण तो होता है लेकिन एक समय एक ही दिशा में होता है। पूर्णद्वैध क्या होता है? संचार की वो पद्धति है जिसमें दोनों दिशाओं में एक साथ संचार होता है और एक मुखी जो होता है ये संचार की ऐसी पद्धति है जिसमें केवल एक ही दिशा में संचार होता है। तो सही जवाब है अर्धद्वैध। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रमादेश संचय जो ये नियंत्रित करता है कि कंप्यूटर प्रणाली कैसे चलती है और सूचना का संसाधन करती है, वो क्या कहलाती है? वो प्रचालन तंत्र कहलाती है यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाती है। इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। प्रचालन तंत्र क्या है? सॉफ्टवेयर का समूह जो कि आंकड़ों पर निर्देश के संचारण को नियंत्रित करता है। इसी की सहायता से ही कंप्यूटर में स्थापित प्रोग्राम चलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर को नियंत्रण में रखता है। इसकी मदद से एक से ज़्यादा प्रोग्राम भी CPU में चलाए जा सकते हैं। कुछ प्रमुख प्रचालन तंत्र के उदाहरण है, मतलब कुछ प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम है DOS, यूनिक्स, विंडोज़ और लाइनक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो है SMPS किसका परिवर्णीय शब्द है यानी किसका परिवर्णीय एक्रोनीम है? इसका सही जवाब है स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS का फुल फॉर्म होता है S यानी स्विच, M फॉर मोड, P फॉर पावर और S फॉर सप्लाई। SMPS का पूरा नाम तो आप जान ही गए। ये कंप्यूटर के भीतर लगे विभिन्न युक्तियों के पावर प्रबंधन का काम करता है। नेक्स्ट, USB किसका परिवर्णी शब्द यानी USB जो है वो किसका एक्रोनॉमी है? सही जवाब है यूनिवर्सल सीरियल बस। U फॉर यूनिवर्सल, S फॉर सीरियल, B फॉर बस। यूनिवर्सल सीरियल बस जो है ये कंप्यूटर म्यूजिक सिस्टम आदि को कंप्यूटर से जोड़ता है। USB जो है ये कंप्यूटर परितंत्रों जैसे कि माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, कैमरा, पेन ड्राइव, म्यूजिक सिस्टम आदि को कंप्यूटर से जोड़ता है। दो या अधिक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों जैसे कि दो कंप्यूटर, मोबाइल आदि को हम तार की सहायता से USB के द्वारा जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है शतरंज की एक खेल प्रतियोगिता में 6 खिलाड़ी में से प्रत्येक खिलाड़ी हर दूसरे खिलाड़ी के साथ यथार्थतः एक बार खेलेगा। खेल प्रतियोगिता के दौरान खेले जाने वाले मैचों की संख्या क्या होगी? तो इसको सॉल्व करिए। मैचों की संख्या क्या होगी? फॉर्मूला आप ये यूज़ कर सकते हैं।
इस फॉर्मूला से सॉल्व करिए, आपका आंसर आना चाहिए 15। प्रोबेबिलिटी वाला यूज़ कर सकते हैं। 6 खिलाड़ी है, 6 खिलाड़ी प्रत्येक से एक बार खेलेगा, तो मैचों की संख्या कितनी होगी, 6 है। 2 इंटू 6 माइनस 2, बस इसको सॉल्व करिए, 15 मैच आपका आना चाहिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 एमबी अधिनियम में प्रसूति काल के दौरान कितने सप्ताह की मजदूरी का उपबंध है? सही जवाब होगा 12 सप्ताह। इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। इस टॉपिक पे मैंने काफ़ी डीपली 2-3 बुक से मैंने इसके बारे में आपको पढ़ाया हुआ है। प्रसूति प्रसुविधा 1961 इस अधिनियम के अंतर्गत प्रसव से 6 सप्ताह पहले और प्रसव के 6 सप्ताह बाद तक महिला कर्मी को वैतनिक अवकाश प्रदान किया जाता है, यानी 12 सप्ताह की मजदूरी का प्रबंध करता है। प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 में 2017 में संशोधन किया गया है। क्या क्या चीज़ इसमें जोड़ा गया है? 12 सप्ताह को 26 सप्ताह कर दिया गया है, 8 सप्ताह प्रसव से पहले और 18 सप्ताह प्रसव के बाद। ये अमेंडमेंट किया गया है। और इसके साथ ही 26 सप्ताह के घर से कार्य करने को भी मंजूरी देने का प्रावधान है। इसके अन्य उपबंध भी हैं। कोई भी नियोक्ता किसी महिला कर्मी को प्रसव या गर्भपात के तुरंत बाद 6 सप्ताह तक संस्थान में जानबूझकर के नियुक्त नहीं करेगा। प्रसव के 10 हफ्ते पहले महिला नियोक्ता से हल्का काम देने का आग्रह कर सकती है। किसी भी महिला को मातृत्व लाभ तभी मिलेगा अगर उसने प्रसव से पहले 1 वर्ष में कम से कम 80 दिन काम किया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भारत में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के साधन है? तो इसमें से बताइए, यहाँ पे कूट दिया हुआ है, क्रम लगानी है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। भारत में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का जो सही क्रम है, सबसे पहले है कर्मचारी अथवा भविष्य निधि, फिर LIC राष्ट्रीय पेंशन योजना, और उसके बाद डाक भविष्य निधि। ये क्रम है भारत में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के साधन। कर्मचारी भविष्य निधि, LIC राष्ट्रीय पेंशन योजना और फिर डाक भविष्य निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन है, उसी क्रम में लगाया गया है। अगला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति एक निश्चित प्रति दर्जन कीमत पर, मैथ्स के क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए खुद से। कोई भी व्यक्ति एक निश्चित प्रति दर्जन कीमत पर सेब खरीदता है और उन्हें उक्त कीमत की 8 गुनी राशि प्रति सैकड़ा कीमत लेकर के बेच देता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? इसको सॉल्व करिए, आंसर मैं बता देती हूँ कितना आना चाहिए। 4% की हानि होगी। ठीक है, ये मेथड तो आप बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। 4% की हानि होगी। कितना दिया हुआ था? 8 गुनी राशि प्रति सैकड़ा कीमत लेकर के बेच देता है, उसे कितनी प्रतिशत की लाभ या हानि होगी? इसको सॉल्व करिए, 4% होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए किन समयांतरालों में जनसंख्या की प्रतिशत वृद्धि समान है? क्वेश्चन ध्यान से देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए किन समयांतरालों में जनसंख्या की प्रतिशत वृद्धि समान है? ये अवधि दी गई है और ये पॉपुलेशन दिया हुआ है। 1970 में 40,000 पॉपुलेशन, 1980 में 50,000, 1990 में 60,000, 2000 में 72,000 और 2010 में 80,000। तो इसका सही जवाब होगा 1980 और 90, 1980 to 90 एंड 1990 to 2000। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन भी दिया गया है समयांतराल में। 1917 से 80 में जो के बीच में जो वृद्धि हुई है वो 50,000 माइनस 40,000 अपॉन 40,000, इसको सॉल्व किया 25%। 1980 से 99 सारे को सॉल्व करके देखना है। इसमें अगर 1980 से 1990 के बीच की वृद्धि देखें तो 20% निकला। 1990 से 90 के बीच की वृद्धि कितना है? 20% है। तो इससे स्पष्ट है कि जो 1980 और 1980 से 90 और 1990 से 2000 के बीच प्रतिशत वृद्धि समान है। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। 1980 से 1980 to 90 एंड 1990 to 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 राशियां ऐसी हैं जिनका समांतर माध्य यानी AM वही है जो कि प्रथम 3 राशियों का समांतर माध्य है। तो चौथी राशि क्या है? चौथी राशि क्या है? प्रथम 3 राशियों का समांतर माध्य। सही जवाब होगा ऑप्शन बी।
यहाँ पे इसको सॉल्व किया गया है कि माना 3 राशियों का समानांतर माध्य x है तो तीनों राशियों का योग 3x होगा। तो इसी प्रकार से 4 राशियों का माध्यम x है, 4 राशियों का योग 4x होगा, तो चौथी राशि होगी 4x माइनस 3x, तो x जो है x बराबर होगा प्रथम 3 राशियों का माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के योगफल से अधिक है तो आंसर होगा दोनों में से कम एक संख्या ऋणात्मक है। दोनों में से कम एक संख्या ऋणात्मक है। जब दो संख्याओं का अंतर योगफल से अधिक होगा तो दोनों में से कम एक संख्या ऋणात्मक होगी। जैसे कि माना पहली संख्या बराबर है 5 दूसरी संख्या इक्वल टू -3, तो इसका अंतर होगा 5 माइनस 3 माइनस और ये माइनस प्लस 5 3 8 हो गया और इसका योग हो जाएगा कितना +5 माइनस 3 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, पैलिंड्रोम एक ऐसी संख्या है जो कि बाई और दाई दोनों ओर से समान पढ़ी जाती है। जैसे कि उदाहरण के लिए 23732, तो 10 और 1010 के बीच पैलिंड्रोमों की संख्या क्या है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व किया गया है। 10 से 100 के बीच में पैलिंड्रोम की संख्या 11, 22, 29 तक इसी तरीके से होगा इक्वल टू 9, और 101 से 200 के बीच में पैलिंड्रोम की संख्या कितनी होगी 101, इसी तरह डैश 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 191 इक्वल टू 10। 201 से 300 के बीच में पैलिंड्रोम की संख्या होगी 202, ऐसे 203, 4 इस तरीके से 292 तक इक्वल टू 10। 301 से 400 के बीच में पैलिंड्रोम की संख्या 303, 393 इक्वल टू 10। 401 से 500 के बीच में पैलिंड्रोम की संख्या इसी प्रकार से 600 से 700 से 909 से 999, उसके बाद 1001 से 1010 तक बोला है कि 1001 से 1010 के बीच पैलिंड्रोम की संख्या, तो 1001 इक्वल टू 1, तो कुल पैलिंड्रोम की संख्या कितनी होगी 100 होगी। आंसर आएगा 100, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इसको आप खुद से भी सॉल्व करिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगी, यहाँ तो मैं जल्दी जल्दी में बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 300 तक सारे पूर्णांक लिखने में अंक 1 का प्रयोग कितनी बार किया जाता है। 1 से 300 तक के बीच में पूर्णांक संख्या 1 का प्रयोग करेंगे तो 1 से लेकर 100 के बीच पूर्णांक संख्या होती है 21, 101 से 200 के बीच में 119 होता है, 201 से 300 के बीच में 20 होता है, तो कितनी पूर्णांक संख्या होगी 160, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 से 27 से 93 तक इन दोनों पूर्णांकों को अनुक्रम में शामिल रखते हुए अनुक्रमिक पूर्णांकों पर विचार कीजिए। इन संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। इन संख्याओं का समांतर माध्य वाले क्वेश्चन जिस तरीके से आप सॉल्व करते हैं उसको करिए। समांतर माध्य अगर 27 से बोले 27 से 93 तक, a इक्वल टू 27, l इक्वल टू 93, n इक्वल टू पूछ रहा है d इक्वल टू 1 है, तो l इक्वल टू फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट में बाहर d। 93 इक्वल टू हो जाएगा a कितना है 27 है, a की जगह पे 27 पुट कर दीजिए, प्लस n माइनस 1, d कितना है 1 है, 1 पुट कर देंगे। 93 माइनस ये प्लस है इधर गया इक्वल टू तो माइनस हो गया 27 इक्वल टू ये ब्रैकेट टूटेगा n माइनस 1 हो गया, n इक्वल टू हो जाएगा इसको माइनस कर देंगे 66 और ये -1 प्लस हो गया 67 हो गया, n इक्वल टू 67। तो समांतर माध्य होता है बराबर पदों का योग अपॉन पदों की संख्या। योग इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट पे 2a प्लस n माइनस 1d, बस उस तरीके से पुट करके इसको सॉल्व करनी है। आंसर आएगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से बताना है सही कौन सा है। आंसर होगा 1, 2 और 3। अटल पेंशन योजना के संबंध में पहला, दूसरा और तीसरा सही है, यानी लाभार्थी को 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग में ही होना चाहिए। लाभार्थी को उसके 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरांत ही पेंशन प्राप्त होती है। किसी भी लाभार्थी की मृत्यु हो जाने के उपरांत उनके पति या उसकी पत्नी को पेंशन मिलती रहेगी। ये तीनों ही सही है, बाकी लाभार्थी को किसी भी नॉमिनी की अनुज्ञा नहीं है, ये गलत है।
यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। भारत सरकार ने 2015-16 के बजट में विशेष रूप से गरीब और शोषित वर्गों के लिए बीमा और पेंशन क्षेत्रों में सार्वभौमिक सुरक्षा योजनाओं सहित अटल पेंशन योजना शुरू की है, जिसमें कि 18 से 40 वर्ग के लोग 1,000 रुपये, 2,000 रुपये और 3,000 रुपये तथा 4,000 रुपये प्रति माह 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद पेंशन प्राप्त कर सकेंगे, जो उनके अंशदान पर आधारित होगी। लेकिन किसी भी लाभार्थी की मृत्यु के बाद भी उसके पति अथवा पत्नी को पेंशन मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो, ये सारे स्टेटमेंट पढ़िए। आंसर होगा ऑप्शन डी। यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य हो तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वो अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। भारत के प्रधानमंत्री को किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है। यदि वो किसी सदन का सदस्य शपथ ग्रहण के समय नहीं है तो 6 महीने के अंदर किसी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री दोनों सदनों में अपना वक्तव्य दे सकता है और बजट पर लोकसभा में बोल सकता है। वो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक वो मूल अधिकार है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है? तो वो कौन सा मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है? सही जवाब होगा भारत शासन अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके बारे में कुछ ये विशेष चीज़ दी हुई है। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 305 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो कि 1935 के अधिनियम से या तो शब्दशः लिए गए हैं या फिर उसमें बहुत थोड़ा परिवर्तन के साथ लिया गया है। तो इसे ही भारतीय संविधान का मूल आधारिका माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलिमत समिति 2003 ने किसके सुधार के लिए तरीकों पर विचार किया है? आंसर होगा भारत में दांडिक न्याय प्रणाली के सुधारों के तरीकों पर विचार किया है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है। न्याय प्रणाली में सुधार के विभिन्न पहलुओं पर विचार के लिए न्यायमूर्ति वीएस मालिमत की अध्यक्षता में 24 नवंबर 2000 को ये समिति गठित की गई। समिति ने अपनी रिपोर्ट उप प्रधानमंत्री एल.के. आडवाणी को प्रस्तुत की थी। इसमें समिति ने विभिन्न आपराधिक मामलों में सजाओं आदि से संबंधित कुल 158 सुझाव अपनी इस रिपोर्ट में दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भविष्य निधि योजना की हानियां क्या क्या हैं? अब ये सारे स्टेटमेंट पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए। हानियां क्या क्या हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी 1 और 2। ये 2 हानियां हैं। कामकाजी जीवन के प्रारंभ में घटित होने वाले जोखिमों के लिए धन अपर्याप्त होता है। मुद्रास्फीति बचत के वास्तविक मूल्य का क्षय कर देती है। ये दोनों ही हानियां होती हैं। ठीक है। भविष्य निधि एक अनिवार्य बचत होती है जिनका प्रयोग राष्ट्रीय विकास योजनाओं के वित्तीयन के लिए किया जा सकता है, लेकिन इससे प्रारंभिक जीवन में घटित होने वाली जोखिमों के लिए अपर्याप्त धन होता है और मुद्रास्फीति बचत के वास्तविक मूल्य को कम कर देती है। 2 हानियां होती है जो कि आपने देख लिया। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा तो आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीड़कों के प्रतिरोध के अलावा ऐसी कौन सी अन्य संभावनाएं हैं जिनके लिए पौधों को आनुवांशिकता इंजीनियर कहा गया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है पहला, दूसरा और चौथा। पीड़कों के प्रतिरोध के अलावा ऐसी कौन सी अन्य संभावनाएं हैं जिनके लिए पौधों को आनुवांशिकता इंजीनियर किया जा सकता है? पहला, दूसरा और चौथा। उन्हें जलाभावसह बनाना, उपज के पोषक मूल्य को बढ़ाना और उनकी निधानी आयु यानी सेल्फ लाइफ को बढ़ाना। ऑप्शन सी 1, 2 और 4। इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप। आनुवंशिक प्रौद्योगिकी में पौधों को कीटाणुओं से प्रतिरोध के अलावा उन्हें जल की कमी में भी जीवित रहना, उपज में पोषक तत्वों को बढ़ाना और उनकी खुद की आयु को भी बढ़ाना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मदों पर विचार कीजिए। ये मद आप देख सकते हैं। बताना है कि जो ये मद दिए हैं इन्हें किन्हें जीएनपी में शामिल किया गया है। इनमें से किसको जीएनपी में शामिल किया गया है? सारे को, उपभोक्ता वस्तुओं एवं सेवाओं को, सकल निजी अथवा प्राइवेट घरेलू निवेश को, सरकार द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को
और विदेशों से निवल आय को, इन चारों को जीएनपी में शामिल किया गया है। जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये देश के निवासियों द्वारा देश या विदेश में एक वर्ष में किए गए अंतिम रूप से उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। इसमें उपभोक्ता वस्तुएं तथा सेवाएं, सकल निजी घरेलू निवेश, सरकार द्वारा उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं एवं विदेशों से निवल आय शामिल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वितरण के सिद्धांत की अंतर्वस्तु को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? कौन सा ये है सिद्धांत? सही जवाब है ऑप्शन डी, उपादान संसाधनों के स्वामियों के बीच आय का वितरण। एक्सप्लेनेशन देखिए, अच्छे समझ में आएगा। अर्थव्यवस्था में वितरण के सिद्धांत का अर्थ राष्ट्रीय आय का उत्पादन संसाधन के स्वामियों यानी जमीन, उत्पादन के जो स्वामियों मतलब जमीन, श्रम और पूंजी के बीच व्यवस्थित वितरण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन के कारक की मांग को व्युत्पन्न मांग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पूरक कारकों की पूर्ति पर निर्भर है और क्योंकि ये आवश्यकताओं के सापेक्ष साधनों के दुर्लभ होने से उत्पन्न होती है। सही जवाब है ऑप्शन सी, 2 और 4। इसी तरीके के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके अच्छी खासे तैयार होना चाहिए। स्टेटमेंट वाली, उत्पादन के कारक की मांग को व्युत्पन्न मांग कहते हैं क्योंकि ये पूरक कारकों की पूर्ति पर निर्भर करता है और ये अंतिम उत्पाद की मांग से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी देश कोई मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करते हैं वे अपने बीच व्यापार के सभी प्रतिबंधों को समाप्त कर देते हैं और क्या करते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, और प्रत्येक देश बाहरी देशों से होने वाली आयातों पर अपने अपने प्रशुल्क तथा कोटा के समुच्चय बनाए रखता है। क्वेश्चन पूछा गया था कि जब भी देश कोई मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करते हैं वो अपने बीच व्यापार के सभी प्रतिबंधों को समाप्त कर देते हैं और प्रत्येक देश, सही जवाब होगा प्रत्येक देश बाहरी देशों से होने वाली आयातों पर अपने अपने प्रशुल्क तथा कोटा के समुच्चय बनाए रखता है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र का तात्पर्य कई देशों या किसी समूह के देशों के मध्य संपन्न ऐसे समझौते से है जो कि स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र निर्मित करने के लिए किए जाते हैं। इसके द्वारा सदस्य देशों के मध्य तटकर मुक्त व्यापार किया जाता है, यानी सभी प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया जाता है, जबकि गैर सदस्य देशों के संबंध में टैरिफ यानी प्रशुल्क प्रणाली अपनाई जाती है, जैसे कि दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार संधि साफ्टा और उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार संधि यानी नाफ्टा आदि। साफ्टा और नाफ्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड यानी FIPB के निम्नलिखित कार्यों में से कौन से सही है? इन सारे कार्य को पढ़िए और बताइए कि इसमें से कौन सा सही है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। सही जवाब होगा सारे। FIPB के जितने भी कार्य हैं सारे सही हैं। विदेशी निवेश के लिए प्रस्तावों की शीघ्र निकासी यानी क्लियरेंस को सुनिश्चित करना, बोर्ड द्वारा निकासी यानी क्लियर किए गए प्रस्तावों के कार्यान्वयन का आवधिक पुनरीक्षण करना, FDI के संवर्धन तथा सुगमीकरण के लिए समय समय पर आवश्यक समझे गए अन्य सभी क्रियाकलाप करना और उद्योग मंत्रालय द्वारा अलग से गठित किए जा रहे FIPC के साथ अन्योन्याय क्रिया करना। तो ये सारे ही जो हैं वो सही हैं। ऑप्शन सी 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले इसके बारे में FIPB के बारे में जो विशेष चीज़ें दी गई है उसको भी आप पढ़ लीजिए, शायद अगले क्वेश्चन में आपके लिए काम आए। FIPB यानी विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड ही प्रधानमंत्री के कार्यालय में विशेष रूप से अधिकार प्राप्त बोर्ड केवल एक ऐसी एजेंसी है जो कि देश में निवेश संवर्धन करने के साथ साथ FDI से संबंधित मामलों पर कार्यवाही करती है। इसके अध्यक्ष उद्योग सचिव यानी औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग होते हैं। ये विदेशी निवेश के प्रस्तावों का शीघ्र निकासी सुनिश्चित करता है और उन प्रस्तावों के कार्यान्वयन का आवधिक पुनरीक्षण करता है। इसके संवर्धन और सरलीकरण के आवश्यक कदम उठाना और उद्योग मंत्रालय द्वारा गठित FIPC के साथ अन्योन्य क्रिया करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। FIPB को 24 मार्च 2017 को समाप्त कर दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, महंगी मुद्रा शब्द किससे निर्दिष्ट करता है? महंगी मुद्रा शब्द जो है वो किसको निर्दिष्ट करता है? सही जवाब होगा उच्च ब्याज दर को। उच्च ब्याज दर द्वारा मुद्रा को महंगी मुद्रा कहते हैं। मुद्रा पैसे के उस रूप को कहा जाता है जिससे दैनिक जीवन में खरीद और बिक्री होती है। इसमें सिक्के और नोट दोनों ही आते हैं। किसी देश में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा उस देश की सरकार के द्वारा बनाई जाती है। आइए 32 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एक निश्चित अनुक्रम के पूर्णांक को निम्नलिखित रूप से संरचित किया है। मान लीजिए 0 और 1 आरंभ की दो संख्याएं हैं। इन दोनों के योगफल यानी एक से अगली और तीसरी संख्या संरचित की गई है। पिछली दो संरचित संख्याओं के योगफल से अगली संख्या के संरचित किए जाने की ये प्रक्रिया जारी रहती है। यदि ये 0, 1 1 संख्याएं इस अनुक्रम में पहली, दूसरी और तीसरी 0, 1 और 1 पहली, दूसरी और तीसरी संख्याएं हैं, तो 7वीं और 10वीं संख्याएं क्या होगी? क्वेश्चन को फिर से आप पॉज करके एक बार इसको पढ़िए ध्यान से। चलिए इसका सल्यूशन देख लेते हैं। व्याख्या है ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 21, 34 इस तरीके से है। तो ये 8वीं है, 8वीं संख्या, और ये 10वीं संख्या है। 34 जो है ये 10वीं संख्या होगी। तो आपका आंसर होगा 8 और 34, ऑप्शन सी 8 और 34। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में शेयरों के विनिवेश पर रंगराजन समिति ने सुझाया कि इक्विटी यानी साम्य की मुक्त की जाने वाली प्रतिशतता स्पष्टता सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों के लिए 49% से अधिक नहीं होनी चाहिए और अन्य के लिए या तो 74% या 100% होनी चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल पहला, जबकि ये जो सेकंड है सार्वजनिक क्षेत्र की, ये गलत है। सही जवाब था ऑप्शन ए। यहाँ पे आप इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में शेयरों के विनिवेश पर रंगराजन समिति ने सुझाया कि सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षित उद्योगों के लिए शेयर विनिवेश अधिकतम 49% और अन्य क्षेत्रों के उद्योगों के लिए 74% से 100% होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन आप देखते रहिए, इसी प्रकार से क्वेश्चन आए थे और आगे भी आने के चांसेस हो सकते हैं। क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों के कार्यान्वयन हेतु संपूर्ण भारत या भारत के किसी भाग के लिए कोई विधि बना सकती है। सही जवाब होगा किसी भी राज्य की सहमति के बिना। संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों के कार्यान्वयन के लिए संपूर्ण भारत या भारत के किसी भी भाग के लिए कोई भी विधि बना सकती है किसी भी राज्य की सहमति के बिना। एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए इसको। संविधान के जो आर्टिकल 246 है, इसमें संसद का 7वीं अनुसूची की सूची फर्स्ट, जो कि संघ सूची है, सूची सेकंड जो समवर्ती सूची है, इसके किसी भी विषय पर विधि बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है। और सूची 2 जो कि राज्य सूची है, इसके विषय के संबंध में संबंधित राज्य भी कानून बना सकती है। इसके अतिरिक्त संसद को भारत के राज्य क्षेत्र के ऐसे भाग के लिए जो किसी राज्य के अंतर्गत नहीं है, किसी भी विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति है, चाहे वो विषय राज्य सूची का विषय हो, चाहे वो विषय राज्य ही सूची का विषय क्यों ना हो। तो संसद राज्य की सहमति के बिना भी विधि बना सकती है। अगला क्वेश्चन, प्रदूषण के अध्ययन में एसपीएम किसे निर्दिष्ट करता है? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर को, एस फॉर सस्पेंडेड, पी फॉर पार्टिकुलेट और एम फॉर मैटर। एसपीएम महीन धूल कण होते हैं जिसका आकार 10 to 2.5 माइक्रोमीटर होता है। ये धूल कण श्वास से सीधे फेफड़ों में पहुंच जाते हैं और शरीर के लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित उद्योगों में से कौन से सर्वप्रथम स्थापित हुए हैं? सही जवाब है सूती वस्त्र उद्योग तथा पटसन उद्योग। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में और पटसन उद्योग बंगाल में स्थापित किया गया था। 1854 में बम्बई में पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल स्थापित की गई और 1947 में देश में कुल 423 सूती मिलें थी, 423। 1856 में रिश्रा बंगाल के रिश्रा में पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई और 1947 तक कुल 113 पटसन मिले थे। पटसन उद्योग पर देश विभाजन का सबसे ज़्यादा असर पड़ा है।
अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में वित्त आयोग की भूमिकाएं हैं। सारे क्रम आप देख लीजिए, सारे ऑप्शन। तो बताइए भारत में वित्त आयोग की भूमिकाएं क्या क्या हैं। पहला और तीसरा सही जवाब था, पहला और तीसरा। करों द्वारा उगाई गई धनराशि का बंटन। भारत में वित्त आयोग की जो भूमिकाएं हैं वो है करों द्वारा उगाई गई धनराशि का बंटन और उन सिद्धांतों को विकसित करना जिनके आधार पर राज्यों के बीच निधियों का आवंटन होता है। अगला क्वेश्चन, उससे पहले यहाँ पे इसके बारे में एक्सप्लेनेशन जो दिया है उसको भी पढ़ लीजिए ताकि अगला जो क्वेश्चन है उससे आपको हेल्प मिले। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है जो कि अगले 5 साल के लिए अपनी सिफारिशें देता है। इसका प्रमुख केंद्र और राज्यों के बीच करों की जिम्मेदारी तय करना होता है। इसका प्रमुख काम जो होता है वो केंद्र और राज्यों के बीच करों की जिम्मेदारी तय करना होता है। संविधान के आर्टिकल 280 के फर्स्ट के अनुसार ये संवैधानिक निकाय हैं। 14वें वित्त आयोग 2015 से 20 के अध्यक्ष YV रेड्डी हैं। तो इससे स्पष्ट है कि आयोग वसूले गए कर के बंटन और उस सिद्धांत को विकसित करते हैं जिससे केंद्र और राज्य के बीच निधियों का आवंटन होता है। 15वें वित्त आयोग 2020 से 25 के अध्यक्ष NK सिंह हैं। अभी जो है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो NK सिंह हैं। नेक्स्ट, IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी सही है। सारे कथन देखिए और बताइए कौन सा सही है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। IMF के बारे में जो सही है वो है भारत IMF का संस्थापक सदस्य है। IMF में वित्त मंत्री पदेन प्रतिनिधित्व करता है और IMF आर्टिकल 4 के अधीन भारत की आर्थिक स्थिति का नियमित पुनरीक्षण करता है। ये तीनों ही सही है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है और इसके प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिया हैं। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। भारत के वित्त मंत्री IMF में भारत का प्रतिनिधित्व करता है और IMF आर्टिकल 4 के अधीन भारत की आर्थिक स्थिति का नियमित पुनरीक्षण करता है। भारत का कोटा SDR 2.76% और वोटिंग 2.63% है। भारत का कोटा SDR 2.76% है और वोटिंग 2.63% है। अब आइए क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। ये मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको पॉज करके पढ़िए। कोई कंपनी दो वस्तुओं की दोनों की ही उधार खरीद एक ही दिन कर रही है। कोई कंपनी दो वस्तुओं की दोनों की ही उधार खरीद एक ही दिन में कर रही है। पहली वस्तु के लिए ऑफर किया गया उधार निबंधन यानी क्रेडिट टर्म 2.5/10 1/20 निवल 30 है और दूसरी वस्तु के लिए ऑफर किया गया है निबंध यानी क्रेडिट टर्म 3.5 2/15 निवल 30 है। वस्तु एक की घोषित क्रय लागत 60,000 है और वस्तु दूसरे की घोषित क्रय लागत 1,40,000 है। यदि दोनों उधार 14वें दिन समायोजित किए जा सकते हैं तो भुगतान की जाने वाली कुल राशि क्या होगी। क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे आप, अब इसको खुद से सॉल्व करिए और आपका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 1,96,000 1,96,000। 2.5 यानी 2.5/10 दिया था 1/20 मेड 30। इसका मतलब क्या होता है कि यदि 10 दिन में भुगतान किया जाए तो 2.5% की छूट और यदि 20 दिन में भुगतान किया जाए तो 1% की छूट उस राशि पर होगी जो कि 30 दिन में देय हो। पहली वस्तु जिसका मूल्य दिया था 60,000 उसको 14 दिन में भुगतान करने पर कितना आएगा 60,000 माइनस 60,000 इंटू 1/10 सॉल्व करने पे 59,400। दूसरी वस्तु जिसका मूल्य 1,40,000 है उसको 14 दिन में भुगतान करने पर 64,000 उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे आएगा 1,37,200। तो कुल देय राशि होगी 59,400 और प्लस 1,37,200। इन दोनों को ऐड करेंगे बस आएगा आंसर 1,96,000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर S राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था। धारित पद था सोवियत संघ में राजदूत।
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। इनका जन्म 5 सितंबर 1828 को हुआ था। इनके जन्म दिवस के अवसर पर ही हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। आज़ादी के बाद वो सोवियत संघ में विशिष्ट राजदूत के रूप में कार्य किए और 1952 में सोवियत संघ से आने के बाद उपराष्ट्रपति निर्वाचित किया गया उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चल करके अपने कार्यालय में 20 मिनट विलंब से पहुंचता है। वो अपनी सामान्य चाल से चल करके कार्यालय पहुंचने में कितना समय लेगा? इसको सॉल्व करिए, कितना समय लेगा? आंसर आना चाहिए आपका 60 मिनट। ठीक है, अब मेथड इतना लंबा मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद से इसको सॉल्व करिए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बताइए इसमें से कौन कौन सा सही होगा? इसमें जो सही आंसर था वो था थर्ड, यानी बी, थर्ड और फोर्थ। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना बीमा सुरक्षा है और ये बीमा दुर्घटना से हुई मृत्यु और स्थायी निःशक्तता को बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम मात्र 12 रुपये वार्षिक है। ये एक दुर्घटना बीमा सुरक्षा है। इस बीमा में दुर्घटना से हुई मृत्यु और स्थायी निःशक्तता की अवस्था में बीमा राशि 2 लाख रुपए उनके परिवार वालों को मिलती है और 18 से 70 वर्ष के सभी लोग इसके पात्र होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसको पॉज करिए और सॉल्व करिए। ए और बी 1 किलोमीटर की दौड़ में भाग लेते हैं। बी की दौड़ ए के 50 मीटर आगे से प्रारंभ होती है, फिर भी ए बी को 15 सेकंड से हरा देता है। ए 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है, तो बी बताइए बी की चाल क्या होगी? अब चाल क्या होगी इसको सॉल्व करिए। आपका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 7.4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 1 किलोमीटर की किसी दौड़ में ए बी को 40 मीटर से और बी सी को 50 मीटर से हरा सकता है। 0.5 किलोमीटर की दौड़ में ए सी को कितनी दूरी के अंतर में हरा सकता है? इसको खुद से सॉल्व करिए। आंसर आपका आएगा 45 मीटर, तो वो आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किसी कार्यालय में 40% कर्मचारी पुरुष हैं और बाकी जो है वो महिलाएं हैं। आधे कर्मचारी कद से लंबे हैं और आधे कद में छोटे हैं। यदि 10% कर्मचारी पुरुष हैं और कद में छोटे हैं और 40 कर्मचारी महिलाएं हैं और कद में लंबी हैं, तो कद में लंबे पुरुष कर्मचारियों की संख्या क्या होगी? इसको सॉल्व करिए। क्या बोल रहा है? 100% पे बात होगी, जिसमें 40% आपकी पुरुष हैं और बाकी शेष यानी 60% महिलाएं हैं। ठीक है, कद की बात हो रही है तो 50% लंबे कद वाले हैं, 50% छोटे कद वाले हैं। पुरुष कर्मचारी 40% में 10% पुरुष जो है छोटे कद में है और 30% पुरुष जो है वो लंबे कद में है। और महिला कर्मचारी की बात करें तो ये 60% में, क्योंकि 40% पुरुष थे, महिला कर्मचारी 60% है, उसमें से 40% महिला जो है छोटे कद की और 20% लंबे कद की है। तो कुल कर्मचारी के 2.0% महिला लंबे कद की हैं और उनकी संख्या 40 है। कुल कर्मचारी कितने होंगे? 40/20 इंटू 100, सॉल्व करने पे 200 और 200 कर्मचारी है। तो कद में लंबे पुरुषों की संख्या 30/100 इंटू 200 होगा और कद में लंबे पुरुष कितने निकल आएंगे? इसको सॉल्व करेंगे तो 60 कर्मचारी होगा। उसी प्रकार से इसको पूछा क्या है? पुरुष का ही पूछा है केवल। हाँ, तो सिर्फ पुरुष का ही पूछा है तो बस 60 ही आएगा। महिला का पूछता तो उसको सॉल्व करते। 60 आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से 1931 के गांधी इरविन समझौते के प्रमुख पहलू थे? सारे स्टेटमेंट को पढ़िए, सारे ऑप्शन को। तो जो 1931 के गांधी इरविन समझौते के पहलू थे वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना और राजनीतिक बंदियों की मुक्ति। ये दोनों ही उससे संबंधित है। गांधी इरविन समझौते के पहलू हैं जो कि 1931 में था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। ये समझौता 5 मार्च 1931 को। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कुछ कंडीशंस थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेसी प्रतिनिधि भाग लेंगे, नमक बनाने की छूट, अफीम, शराब व विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जब्त संपत्ति वापस की जाए,
सभी राजनीतिक बंदियों को मुक्त किया जाए और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना। ये सारे ही शर्त हुए थे, जिसमें कि आपके ऑप्शन में सिर्फ 2 चीज़ें दी गई है, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना और राजनीतिक बंदियों की मुक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वो था निम्नलिखित में से कौन सी परिक्षेपण की निरपेक्ष माप नहीं है इसमें से। सही जवाब है विचरण गुणांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विचरण गुणांक के बारे में ये दिया गया है, आप देख सकते हैं। ये विचरण गुणांक अपकिरण की सापेक्षिक माप है। विचारण गुणांक मध्य में होने वाला प्रतिशत विचरण है, जबकि मानक विचरण को मध्य में होने वाला कुल विचरण माना जाता है। विचरण। अगला क्वेश्चन जो पूछा था वो है, ये पाया गया कि कोई किराना दुकानदार 32 रुपये प्रति किलोग्राम वाला 25 किलोग्राम चावल और रुपये 35 प्रति किलोग्राम वाला रुपये 20 किलोग्राम चावल मिलाकर के इस मिश्रित चावल को 50% लाभ पर बेचता है। इस मिश्रित चावल की बिक्री कीमत क्या होगी? इसको सॉल्व करिए, आंसर आपका आना चाहिए 38.33 पर किलोग्राम। इसको सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुले मैदान में एक आयताकार भूखंड ABCD की मूल स्थिति ये है कि AB के अनुदिश मैदान की लंबाई 80 मीटर है और BC के अनुदिश मैदान की चौड़ाई 60 मीटर है। भूखंड के अंदर उसकी भुजाओं के चारों तरफ कंक्रीट की पगड़ियां बनाई जानी है और प्रत्येक की अनुदिश पंगडंडी 4 मीटर चौड़ी है। AB और DC की अनुदिश पंगड़ियां आपस में इस प्रकार से बराबर की चौड़ाई की होगी कि बिना कंक्रीट वाले आंतरिक भाग की माप ABCD भूखंड के मूल क्षेत्रफल की 3 चौड़ाई रहे। AB और DC प्रत्येक की अनुदिश पंगड़ियों की चौड़ाई क्या होगी? यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, इसको पॉज करके और सॉल्व करिए। आंसर आपका आना चाहिए 5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किसी रात्रि भोज में प्रत्येक 2 अतिथियों के बीच चावल का 1 कटोरा, प्रत्येक 3 अतिथियों के बीच दाल का 1 कटोरा और प्रत्येक 4 अतिथियों के बीच में दही का 1 कटोरा उपयोग में लाया जा रहा है। वहाँ पे कुल मिलाकर के 65 कटोरे हैं। तो उस रात्रि भोज में उपस्थित अतिथियों की संख्या क्या है? 2 मेहमान के पास में 1 कटोरा चावल, 3 मेहमान के पास 1 कटोरी चावल, 4 मेहमान के पास 1 कटोरी दही। तो एलसीएम निकाल लेंगे इसका निकालेंगे तो क्या आएगा? 12 आएगा। तो 12 मेहमान से हम निकालेंगे 6 कटोरी चावल प्लस 4 कटोरी दाल प्लस 3 कटोरी दही। तो कितना होगा? 6 कटोरी चावल प्लस 4 कटोरी दाल प्लस 3 कटोरी दही। तो 12 मेहमान इक्वल टू, इसको ऐड कर देंगे 6 4 3 तो 13 आ जाएगा। अगर 12 मेहमान 13 कटोरी तो 1 कटोरी कितना? 12/13 मेहमान। ठीक है, तो 65 कटोरी बोल रहा था ना, 65 कटोरी था, वहाँ पे कुल मिलाकर के 65 कटोरी। तो 65 कटोरी निकालेंगे, 65 × 12/13 सॉल्व करेंगे, 60 मेहमान होंगे, 60 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक सुरक्षा किन स्थितियों का सामना करने वाले व्यक्तियों को नगद सहायता प्रदान कर सकती है? तो आपका सही जवाब होगा, कूट चुननी है, पहला कूट जो है ये सही है, 1 2 और 3। सामाजिक सुरक्षा किन स्थितियों का सामना करने वाले व्यक्तियों को नगद सहायता प्रदान कर सकती है? बीमारी और निःशक्तता, बेरोजगारी और फसल विफलता। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, सामाजिक सुरक्षा बीमारी और निःशक्तता, बेरोजगारी और फसल विफलता के लिए नगद सहायता प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन, यदि 5 पुरुष 9 स्त्रियां कार्य को 19 दिनों में पूरा करता है तो 3 पुरुष और 6 स्त्रियां उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? M1 D1 × M2 D2 करके आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार बना हुआ है, इसका मतलब या तो ये क्वेश्चन गलत दिया गया है या इसका आंसर इसमें गलत है, जिसकी वजह से ये निरस्त कर दिया गया है आयोग के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 50% घटा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने % होगा? वृत्त की त्रिज्या 2r मान लें, क्षेत्रफल कितना होता है? π2r²। ठीक है, और 4πr², नया क्षेत्रफल कितना होगा? πr²। क्षेत्रफल प्रतिशत कमी में निकालेंगे तो इस प्रकार से 4πr² माइनस πr²/4πr² इंटू 100%। तो 3 इसमें माइनस करेंगे, इसको 4 में से 1 गया तो 3πr²/4πr² इंटू 100 सॉल्व करेंगे, 75% कम होगा, आंसर आएगा आपका 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में निम्नलिखित कारक सम्मिलित हैं। तो कर्मचारी
राज्य बीमा अधिनियम 1948 में जो सही आंसर है ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4, ये चारों ही सही हैं। तो आइए हम डायरेक्ट इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में सम्मिलित जो कारक हैं वो हैं 10 या अधिक कर्मचारी वाले सम्मिलित प्रतिष्ठान, कर्मचारियों और उनके परिवारों का व्यापक चिकित्सा देखभाल का उपबंध, बीमारी तथा प्रसूति के दौरान नगद लाभ का उपबंध, मृत्यु या निःशक्तता की स्थिति में मासिक भुगतान। अगला क्वेश्चन जो पूछा था वो था प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सारे कथन देख लीजिए और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में जो जानकारी सही है उस पर आप टिक करेंगे। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दूसरा और चौथा। तो आइए हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से संबंधित जो है प्रीमियम 350 रुपये प्रति वर्ष होता है। 18 से 80 साल के व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकते हैं। स्वतः नामे सहमति के बाद खाता धारक के खाते से प्रीमियम की राशि काट लिया जाएगा। किसी भी कारणवश अभिदाता की मृत्यु के बाद जीवन बीमा राशि 2 लाख उसके परिवार को दी जाएगी। अगला ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको पॉज करिए और इसको देखिए और सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला ये जो क्वेश्चन है, अगले 4 प्रश्नांशों में से ये स्टेटमेंट वाले देखिए क्वेश्चन और सारे ऑप्शन देख लीजिए। अब आएगा आपका कथन और कारण। कथन है उपभोग बचत और निवेश पर आय कर के प्रभाव व्यष्टि प्रभाव है। आय कर प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी पहला जो है वो असत्य है और दूसरा जो कथन है ये सत्य है। आयकर प्रत्येक कर का एक उदाहरण है। प्रत्यक्ष कर उन करों को कहते हैं जिनके मौद्रिक तथा वास्तविक बोझ यानी कर से उत्पन्न करापात तथा कराघात उसी व्यक्ति पर पड़ते हैं जिनके ऊपर सरकार कर लगाती है। अगला क्वेश्चन, पहला जो कथन है वो दिया है 2 देशों के बीच व्यापार लागतों में अंतर के कारण होता है और दूसरा कथन है अलग अलग देशों के अलग अलग कारक एंडाउमेंट होते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी दोनों ही कथन सही है। पहला और दूसरा दोनों ही अलग अलग जो है कथन सही है और जो दूसरा कथन है वो पहले कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। 2 देशों के बीच व्यापार लागतों में अंतर के कारण होता है क्योंकि अलग अलग देशों के अलग अलग कारक एंडाउमेंट होते हैं। अगला जो कथन है क्वेश्चन है जो पूछा गया था, पहला कथन दे रहा है कि विदेशी निवेश किसी देश के निर्यात निष्पादन को प्रभावित कर सकता है और दूसरा कथन है विदेशी निवेश का अंतर्वाह स्थानीय मुद्रा की मूल्य वृद्धि कर सकता है जिसके कारण निर्यात होने वाली वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी पहला और दूसरा दोनों ही सही है और दूसरा कथन पहले का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। तो आइए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसका। एफडीआई का अंतर्वाह स्थानीय मुद्रा की मूल्य वृद्धि कर सकता है, फलस्वरूप रुपया मजबूत हो जाएगा जिससे निर्यात की जाने वाली वस्तु की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी और निर्यात निष्पादन प्रभावित हो सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा था, पहला कथन लोकसभा अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। दूसरा कथन दे रहा है संसद सदस्य और उद्योग और व्यापार जगत के लब्ध प्रतिष्ठ व्यक्ति लोक लेखा समिति के सदस्य होते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी क्या था, पहला कथन सत्य है लेकिन दूसरा कथन असत्य है। पहला कथन सत्य है और दूसरा असत्य है। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है जिसमें कि कुल 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है और लोकसभा सचिवालय इस समिति के कार्यालय की भूमिका अदा करता है। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्य व्यापार जगत के प्रतिष्ठित व्यक्ति लोक लेखा समिति के सदस्य नहीं होते हैं। अगला प्रश्न देखिए जो कि इंग्लिश से पूछा गया था जिसमें कि 10 वाक्यांश हैं। 61 to 70 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें कि अंग्रेजी भाषा शोधन के हैं, तो इन प्रश्नों का हिंदी अनुवाद नहीं दिया गया है। तो ये क्वेश्चन जो पूछा था वो था व्हाट इज द इंडिकेशन आउट ऑफ द सेंटेंस। एक सेंटेंस देखिए, आई गिव हिम अ पीसेस ऑफ माई माइंड। इसका आंसर होगा स्कॉल्डिंग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। व्याख्या देख सकते हैं आप, गिवन समबडी अ पीसेस ऑफ माइंड का मतलब होता है टू रेप्रीमेंड और स्कॉल्ड समबडी, यानी किसी को डांटना या फिर झटकना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन ब्लू ब्लड। क्या मतलब है इसका? सही जवाब होगा एन एरिस्टोक्रेट।
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ब्लू ब्लड जो है ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कुलीन वर्ग। तो ऑप्शन सी जो था एन एरिस्टोक्रेट, इसके द्वारा इसके अर्थ को व्यक्त किया जा सकता है, जिसका भी अर्थ होता है कुलीन, ढाट बाट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेजल वर्ब से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं तो इस पर ज़्यादा काम करें आप। ही हैज़ हॉइस्ट बाई हिज ओन पेटर्ड रेफर्स टू, सही जवाब है ही हैड प्रॉब्लम्स एज अ रिजल्ट ऑफ हिज ओन प्लान्स टू हर्ट अदर्स। ही हॉइस्ट बाई ओन प्लांट मतलब होता है कि अपने ही खोदे गए गड्ढे में जा गिरना। ये मुहावरा है जिसका ये जो सेंटेंस था, मुहावरे का वाक्य प्रयोग, ये सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ बैलेड, सही जवाब है ऑप्शन सी, अ पॉपुलर स्टोरी और फोक टेल इन वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्लेगरिज्म मीन्स, सही जवाब है ऑप्शन डी, इट्स अ प्रेजेंटिंग द वर्क ऑफ समवन एल्स एज वंस ओन। मतलब प्लेगरिज्म शब्द का अर्थ होता है किसी दूसरे के विचारों या रचनाओं को अपना बताना, जैसा कि ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रिवरली बिटवीन द टू क्लैंस हैज़ बिकम वाटर अंडर द ब्रिज मीन्स, आंसर था इसका, इट हैज़ बिकम अ थिंग ऑफ द पास्ट। वाटर अंडर द ब्रिज एक फ्रेज है जिसका मतलब है कि किसी भूतकाल की घटना को बताने के लिए किया जाता है जो कि अब महत्वपूर्ण ना हो। तो इस फ्रेज के लिए जो ऑप्शन बी था वो सही आंसर था। क्या था अगला क्वेश्चन था, कंसीडर दिस सेंटेंस, द टीचर गेव मी द बुक 1 2 3 4 5 6 वेयर द वर्ड्स आर नंबर्ड फॉर कन्विंसेंस ऑफ रेफरेंस, कंसीडर ऑल्सो द इंसर्शन ऑफ अ सिंगल वर्ड ओनली into this sentence to indicate a desired emphasis. Where shall this would be inserted if the emphasis is to be? सही जवाब है ऑप्शन बी, between 3 4 और सेकेंड between 5 to 6 and ऑप्शन थर्ड before 1. नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the meaning of the term didactic? तो इसका मतलब है, सही जवाब है टीचिंग अ मॉरल लेसन, आंसर था टीचिंग अ मॉरल लेसन। डिडक्शन शब्द का मतलब होता है डिजाइन टू टीच पीपुल समथिंग स्पेशली अ मॉरल लेसन, कोई भी प्रारूप तैयार करना लोगों को कुछ सिखाने के लिए, मुख्यतः एक नैतिक पाठ, जिससे कि डिडक्शन 8 दिए गए चारों विकल्प जो था उसमें से बी वाला सही था। अब अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो है, कंसीडर द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या है, द मैसेज ऑफ पीस द ब्रॉथहुड permitted the address by the chief guest, which of the following is meant by permitted in this statement? सही जवाब है इसका to spread all over. Next, arrange the following to form a grammatical correct sentence. तो इसको हमें जम्बल्ड की तरह करनी है, ऊपर नीचे सेंटेंस को पुट करनी है, एक सेंटेंस तैयार करनी है। तो सबसे पहले क्या होगा, तो यहाँ पे कोड भी दिया होगा, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी पहले दूसरा होगा, फिर पहला होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा। दूसरा पहला तीसरा चौथा, दूसरा पहला तीसरा फिर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम क्या है? अब इस सारे घटनाओं को देखिए और इसका क्रम सही लगाइए, कौन सी घटना पहले हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ आप एक्सप्लेनेशन डायरेक्ट देख लीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। उसके बाद फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1940-1980 हुआ था। वियतनाम युद्ध 1955-75। द्वितीय हिंद चीन युद्ध के नाम से इसको जाना जाता है, वियतनाम युद्ध को। उसके बाद प्रथम खाड़ी युद्ध 1990 से 91, संयुक्त राज्य के नेतृत्व में 34 राष्ट्रों से संयुक्त राष्ट्र के अधिकृत गठबंधन बल इराक के खिलाफ छेड़ा गया युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्वता की एक शाखा जो कि यूरोप में विशेषतः 15वीं से 18वीं शताब्दी तक फली फूली और जो ऐतिहासिक और अजैविक पुरावशेषों, स्मारकों और प्राचीन मूल ग्रंथों के गुण दोष विवेचन, इतिहास लेखन और वर्गीकरण को समर्पित थी, किसे निर्दिष्ट करती है? सही जवाब होगा पुरातनवाद को। पुरातनवाद विद्वता की एक शाखा है जो कि यूरोप में 15वीं से 18वीं शताब्दी तक रही और जो कि ऐतिहासिक और अजैविक पुरावशेषों, स्मारकों और प्राचीन मूल ग्रंथों के गुण दोष विवेचन, इतिहास लेखन और वर्गीकरण को समर्पित थी। अगला क्वेश्चन, स्त्रीधन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी सही है? स्त्रीधन के बारे में बताइए, इसमें से कौन सा सही है? पहला और तीसरा सही जवाब है इसका।
विभिन्न प्रकार की चल संपत्ति जो एक स्त्री को उसके जीवन काल में विभिन्न अवसरों पर उपहार के रूप में दी जाती है। स्त्री की मृत्यु पर यह धन उसकी संतानों और पति को विरासत के रूप में मिल सकता है। ये तीनों दोनों ही सही है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं? 29 राज्य है और 7 संघ राज्य क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम घाट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? बताइए, कथन पढ़िए और बताइए कि पश्चिमी घाट के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है ये सही नहीं है। इसमें 2 संरक्षित वन क्षेत्र एवं 13 राष्ट्रीय उद्यान है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री कहा जाता है। ताप्ती के मुहाने से लेकर के अंत द्वीप तक लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में ये विस्तृत है। ये जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण और विश्व में इसका 8वां स्थान है। इसमें 2 संरक्षित वन क्षेत्र और 13 राष्ट्रीय उद्यान है। यूनेस्को ने 2012 में पश्चिमी घाट के 39 स्थलों को विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। 39 स्थलों को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था, अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? सरयू नदी के तट पर है। तो ये आप नगर और नदी देख सकते हैं। अयोध्या सरयू नदी के तट पर है। आगरा यमुना में है, यमुना के तट पर। हरिद्वार गंगा तट पर। इलाहाबाद गंगा और यमुना संगम में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था वो था, खिलाफत कमेटी ने अपने किस स्थान पर संपन्न बैठक में महात्मा गांधी के सरकार के विरुद्ध अहिंसात्मक असहयोग विरोध के सुझाव को स्वीकार किया था? इलाहाबाद। सही जवाब है इलाहाबाद। 1919 के रॉलेट एक्ट के विरोध में सितंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया और हिंदू और मुस्लिम की एकता के लिए गांधी जी इसमें शामिल होने का निर्णय लिया। इलाहाबाद में संपन्न खिलाफत कमेटी के बैठक में गांधी जी का सरकार के खिलाफ अहिंसात्मक और असहयोग विरोध के सुझाव को स्वीकार किया गया। अगला जो क्वेश्चन पूछा था, KIP क्या है? भारत को जानो कार्यक्रम यानी KIP, ये क्या है? सारे ऑप्शन को पढ़िए। आंसर होगा ऑप्शन डी। KIP विदेशों में बसे भारतीय युवाओं के लिए भारत के विभिन्न पहलुओं के विषय में जागरूकता बढ़ाने हेतु ये कार्यक्रम था। भारत को जानो कार्यक्रम 18 से 26 वर्ष के प्रवासी भारतीय युवा के लिए 3 सप्ताह का संबोधन के साथ में मिलकर के किया जाता है। इसका उद्देश्य भारतीय मूल के युवाओं को भारत और भारत के बहुआयामी जनजीवन से परिचित कराना है और विभिन्न स्तरों पर जैसे आर्थिक, औद्योगिक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं संस्कृति के बारे में जानकारी देना है। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों का रहन सहन, खान पान और स्थानीय परिवहन का व्यय भारत सरकार वहन करती है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, नीचे दर्शाई गई आकृति का परिमाप कितना होगा? आकृति किधर दी हुई है? आकृति दी नहीं हुई है यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्रों यानी सिज को किस लिए विकसित किया गया है? सही जवाब है, सिज को किस लिए विकसित किया गया है? घरेलू तथा विदेशी स्रोतों से निवेश के संवर्धन के लिए। घरेलू तथा विदेशी स्रोतों से निवेश के संवर्धन के लिए सिज को विकसित किया गया है। इसकी व्याख्या यहाँ पे दी गई है। सिज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये किसी भी देश विशेषज्ञ के भीतर एक ऐसे भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें की आयात, निर्यात, उत्पादक शुल्क आदि के संबंध में कुछ ऐसे विशिष्ट सुविधाएं तथा रियासतें प्राप्त होती हैं जो कि गैर सेज क्षेत्र को अनुमन्य नहीं है। इन अनुमन्य सुविधाओं और रियायतों प्राप्त है इन अनुमन्य सुविधाओं तथा रियायतें प्राप्त हैं जो गैर सेज क्षेत्र को अनुमन्य नहीं है। इन अनुमन्य सुविधाओं के कारण ही इसे देश में स्थित विदेशी क्षेत्र की संज्ञा प्रदान की जाती है। इनका प्रमुख उद्देश्य घरेलू और विदेशी स्रोतों में निवेश संवर्धन है। 1 अप्रैल 2000 से प्रभावी एग्जिम नीति में चीनी मॉडल का अनुसरण करते हुए विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सिज योजना लागू की गई है। सरकार ने कांडला और सूरत गुजरात में, सांता क्रूज महाराष्ट्र, कोच्चि केरल, चेन्नई तमिलनाडु, नोएडा उत्तर प्रदेश, फाल्टा पश्चिम बंगाल और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित मौजूदा सभी 8 निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों इस पेज को विशेष आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया है। अगला क्वेश्चन पूछा था, किसी कक्षा में 20 लड़कियां और 30 लड़के हैं और उनके औसत अंक 55 और 55 और 58 है, तो पूरी कक्षा के अंकों का औसत क्या है? एवरेज निकालनी है आपको। एवरेज निकालिए, कितना बोल रहा है? 20 लड़के हैं यानी 20 इंटू 55, 30 लड़के हैं 20 लड़कियां हैं यानी 20 इंटू 55, 30 लड़के हैं 30 इंटू 58 अपॉन
पूरा औसत कितना है 20 और 30, 20 लड़कियां 30 लड़के 50, इसको करके सॉल्व करें 56.8 आंसर आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिलक्षणों वाले किसी उद्योग पर विचार कीजिए। ये सारे ऑप्शन देख लीजिए। बजट की हुई मासिक नियत लागत दी है 2,20,000, सामान्य मासिक उत्पाद 12,000, प्रति मानक श्रम घंटा, मानक परिवर्ती उपरिव्यय दर ₹25 पर आवर, फैक्ट्री कुल उपरिव्यय दर क्या होगी पूछ रहा है। सही जवाब होगा ₹43.33 प्रति श्रम घंटा। अगला क्वेश्चन पूछा था अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए अंगुली छाप यानी फिंगर प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग किसके संसूचन के लिए किया जाता है, विवादित जनकता के। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग विवादित जनकता के संसूचन के लिए किया जाता है और इनका उपयोग आपराधिक मामलों की गुत्थियां सुलझाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, अब ये प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन है। समान नाप और आकार कली 4 गेंदें केवल ऊपर से खुले एक संदूक है, प्रत्येक गेंद भिन्न भिन्न रंग की है। ये रंग है हरा, लाल, सफेद और नीला। एक रंग की केवल एक ही गेंद है। बिना संदूक में देखे एक गेंद यादृच्छिक बाहर निकाली गई और इसका रंग नोट करने के बाद उसे संदूक में वापस रख दिया गया। 2 क्रमिक निकासियों में एक सफेद और एक लाल गेंद है। किसी भी अनुक्रम में निकाले जाने की क्या संभावना है, संभावना निकालनी है इसमें। फॉर्मूला आप देख सकते हैं, प्रायिकता का क्या फॉर्मूला होता है, सॉल्व करिए, आंसर आना चाहिए 1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कार्यक्रमों पर विचार कीजिए। सारे कार्यक्रमों को पॉज करके देखिए। ऋण संबंध पूंजी उपदान योजना यानी क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम, सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम यानी माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम यानी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम, समूह विकास कार्यक्रम यानी क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब बताना इसमें से कौन सी सर्वमान्य विशेषता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित कार्यक्रम है। ऑप्शन बी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग संबंधित कार्यक्रम, ऋण संबंधी पूंजी उपदान योजना, सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम, समूह विकास कार्यक्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था, किसी तंत्र यानी ईमेल में स्पैम क्या होता है। स्पैम क्या होता है, स्पैम अंधाधुंध वितरित किया गया कोई संदेश होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अंधाधुंध या थोक यानी बल्क में भेजे गए मेल को स्पैम कहते हैं। ये व्यक्ति या संगठन आमतौर पर विज्ञापन या विनाशकारी प्रयोजन से स्पैम ईमेल भेजता है। स्पैम ईमेल में वायरस और स्पाई वायरस भी होते हैं। अगला क्वेश्चन मैथ्स का है, इसको पॉज करिए, देखिए, सॉल्व करिए, आंसर आपका 3 मीटर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संस्था में उत्पादन की गतिविधियों में उपयोग में आने वाली किसी विशिष्ट वस्तु। मैथ्स के क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए, पॉज करके इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सारे ऑप्शन देखिए, सही आंसर होगा 1, 2 और 4। ये प्रसार भारती बोर्ड द्वारा नियंत्रित है। इससे ये नाम 1936 में दिया गया और FM रेनबो और FM गोल्ड इसके सहायक चैनल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था भारत में औद्योगिक संबंधों में प्रसिद्ध गिरि उपागम किसके उद्देश्य का समर्थन करता है, विवाचन का। सही आंसर होगा विवाचन। औद्योगिक संबंध में गिरि उपागम विवाचन के उद्देश्य का समर्थन करता है। श्रीवी गिरि, ये जो कि पूर्व राष्ट्रपति रहे, इनके अनुसार मजदूर और औद्योगिक प्रबंधन के विवादों का निपटारा आपसी बातचीत से होना चाहिए। अगला क्वेश्चन मैथ्स का, इसको पॉज करिए और देखिए, सॉल्व करिए, आंसर आपका 10 आना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, FDI अंतर्वाहों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्तियां सही है। FDI अंतर्वाहों में 1, 2 और 3 सही है, मतलब तीनों ही सही है। 2003-04 में FDI इक्विटी अंतर्वाह प्रतिशतता वृद्धि ऋणात्मक थी। 2004-05 से 2007-08 तक FDI अंतर्वाह बहुत उच्च और धनात्मक थे। इसके बाद 2008-09 में FDI अंतर्वाह धनात्मक थे, लेकिन पिछले वर्ष की अपेक्षा घटे थे। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर उठाने की तुलना में उस वस्तु को किसी आनत तल का प्रयोग कर एक दी गई ऊंचाई तक उठाने में किस एक चीज में कमी होती है। सही जवाब तो इसका था लगाए जाने वाले बल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था मैथ्स का, इसको पॉज करिए, सॉल्व करिए, समुच्चय वाला क्वेश्चन है ये।
नेक्स्ट, एक जयवर्कीय अनुप्रस्थ तरंग किसी रज्जु पर गमन कर रही है। रज्जु पर कोई बिंदु किस गति में है? सही जवाब होगा किस गति में है? तरंग की कोणीय आवृत्ति के समान कोणीय आवृत्ति वाली SHM यानी सरल आवर्त गति। जब कोई ज्या अनुप्रस्थ तरंग रज्जु मार्ग पर गति करती है तो तरंग समान कोणीय आवृत्ति वाली सरल आवर्त गति करती है। अगला क्वेश्चन पूछा था, उन युक्तियों यानी डिवाइसेस को जो किसी कंप्यूटर तंत्र में जैसे संलग्न की जाए कार्य करने लगती है, किस रूप में वर्णित किया जाता है? सही जवाब है प्लग एंड प्ले पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लग एंड प्ले जब किसी युक्ति को कंप्यूटर में जोड़ते ही कार्य करना प्रारंभ कर दे तो उसे प्लग एंड प्ले कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन संख्यात्मक और सांख्यिकीय परिकल्पनों के निष्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? सही जवाब होगा इसका स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर का एप्लीकेशन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमंडलीय स्थान निर्धारण प्रणाली यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS, इसके विषय में सारे कथन देखिए और बताइए कि इसमें से कौन से कथन सही है। सही जवाब है ऑप्शन सी यानी पहला और दूसरा सही है। GPS के बारे में, GPS से ATM समव्यवहारों में यथार्थ समय अंकित होता है। GPS संकेतकों के विश्वव्यापी अंतरण के लिए उपग्रहों के एक समूह पर निर्भर करता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेल्यूलर प्रौद्योगिकी चरणों में विकसित होती है जिसको पीढ़ी G कहते हैं, जहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी केवल दूसरा, जहाँ पे 2G प्रौद्योगिकी में CDMA और GSM दो मानक होते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा था, 2G प्रौद्योगिकी में CDMA यानी कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस और GSM यानी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन दो मानक होते हैं। 2G दूसरी पीढ़ी को वायरलेस टेलीफोन प्रौद्योगिकी है। मोबाइल प्रौद्योगिकी की पीढ़ियां हैं 1G, 2G, 2.5G, 3G, 4G। अगला जो क्वेश्चन पूछा था वो था, निम्नलिखित कथनों में से कौन से 6ठी शताब्दी BCE के गढ़ों या संघों के विशिष्ट अभिलक्षणों को प्रतिबंधित करते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सारे ही। प्राचीन भारतीय गढ़ अल्पतंत्र, प्राचीन भारतीय गढ़ गैर राजतंत्री थे। मगध, कोसल, वत्स और अवंती उस युग के सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य थे। बौद्ध मठ व्यवस्था यानी संघ की कार्यविधियां संघ राजनीतिक पर प्रतिरूपित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हैं। 6ठी शताब्दी में गणतंत्रों में राजा का चुनाव किया जाता था और वो स्वेच्छापूर्वक नहीं बल्कि प्रत्युत कुलीनों के सहयोग तथा नियंत्रण में शासन का कार्य देखता था। तो प्राचीन भारतीय गण अल्पतंत्र थे। गणतंत्र राजतंत्र के मामले में भिन्न, गणतंत्र जो थे वो राजतंत्र के मामले से भिन्न थे, जहाँ पे राजतंत्र में शासन राजा के हाथ में था जिसका पद वंशानुगत था, जबकि गणतंत्र में गण का अध्यक्ष राजा निर्वाचित होता था, गण का अध्यक्ष निर्वाचित होता था यानी राजा। तो प्राचीन भारतीय गण गैर राजतंत्रीय था। 6ठी शताब्दी से के उत्तरार्ध में उत्तर भारत में विद्यमान 16 महाजनपदों और 10 गणतंत्रों में अनेक का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होता गया और इसमें 4 राजतंत्र कोशल, वत्स, अवंती और मगध की ही राजनीतिक सत्ता शेष रह गई। तो इससे ये स्पष्ट है कि ये चारों जो शक्तिशाली राज्य थे, ये चारों ही शक्तिशाली राज्य थे। बौद्ध संघ का संविधान गणतंत्रात्मक शासन के अनुरूप था, जिसमें कि सभा की व्यवस्था आसन प्रज्ञापक नामक अधिकारी करता था। किसी भी स्वतंत्रतापूर्वक अपना मत देने का अधिकार था। तो इससे ये स्पष्ट है कि संघ की कार्यवाहियां संघ राजनीति पर प्रतिरूपी थी। अगला जो क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित घटनाक्रमों का कालानुक्रम क्या है? सारे घटना पढ़िए और इसको अपने क्रम में लगानी है। ऑप्शन ए 1, 3 और 4। भारतीय कपास के निर्यात में ह्रास हुआ, फिर अमेरिका में गृह युद्ध हुआ, उसके बाद भारत में कपास उत्पादन में तेजी आई। अमेरिका में गृह युद्ध 1861 से 65 चला, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी राज्यों और दक्षिणी राज्यों के बीच हुआ था। इस गृह युद्ध का भारतीय अर्थव्यवस्था पर बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा। अमेरिकी गृह युद्ध से पूर्व ब्रिटिश सूती वस्त्र उद्योग हेतु रूई अमेरिका के
रुई जो है वो अमेरिका से प्राप्त होती थी, लेकिन 1846 में अमेरिकी कपास खेती की विफलता से वे भारत में कपास तलाशने लगे, लेकिन रेशे लंबे न होने के कारण उनका विकास नहीं हुआ। लेकिन अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान वहां का उत्पादन ठप हो गया और भारतीय उत्पादन में तेजी आ गई और ब्रिटिश उद्योगपति भारतीय कपास पर निर्भर रहने लगे। अगला जो क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन से निजी यानी प्राइवेट बीमा कार्यक्रमों और सामाजिक बीमा कार्यक्रमों के बीच प्रारूपी विभेद है? सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4 सारे ही। पर्याप्ता बनाम साम्य, स्वैच्छिक बनाम अधिदेशात्मक सहभागिता बनाम सांविधिक अधिकार और निधियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये है निजी बीमा कार्यक्रम और ये सामाजिक बीमा कार्यक्रम। निजी बीमा कार्यक्रम में पर्याप्ता, स्वैच्छिक, संविदात्मक अधिकार और स्वयं प्रीमियम भुगतान होता है। सामाजिक बीमा कार्यक्रम में साम्य, अनिवार्य यानी अधिदेशात्मक, सांविधानिक अधिकार, कुछ योजनाओं, ईपीएफ बोनस का सरकार द्वारा भुगतान। अगला जो क्वेश्चन पूछा था, असंतुलित समृद्धि तब प्राकलित होती है जब, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जब श्रम की पूर्ति नियत हो। असंतुलित समृद्धि जब प्राकलित होती है तब होती है जब श्रम की पूर्ति नियत हो। असंतुलित वृद्धि आर्थिक विकास की ओर अग्रसित करती है। अगला क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन से सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012 में सन्निविष्ट है? सही जवाब इसका है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही। 2 मेगाबिट्स प्रति सेकंड की न्यूनतम डाउनलोड रफ्तार के साथ सभी के लिए ब्रॉडबैंड। अगले 5 वर्षों में भारत के ग्रामीण दूरभाषा घनत्व यानी टेली डेंसिटी को 39% से उनकर 70% करना। रोमिंग प्रभारों को समाप्त किया जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूएनओ द्वारा नियत किए गए सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों में से एक है? इसका आंसर था आत्यंतिक निर्धनता को घटा करके आधा करना और एचआईवी एड्स के प्रसार पर विराम लगाना। संयुक्त राष्ट्र ने विकासशील देशों के लिए 8 बड़े लक्ष्य तय किए हैं जिन्हें कि 2005 तक पूरा करना चाहते थे। 2000 में आयोजित सम्मेलन में 189 देशों ने 2015 के लिए ये लक्ष्य तय किए थे। इसमें अत्यधिक निर्धनता को घटा करके आधा करना और एचआईवी एड्स के प्रसार पर विराम लगाना भी शामिल है। अगला क्वेश्चन पूछा था, कार्बन फुटप्रिंट शब्द का क्या अभिप्राय है? सही जवाब है हमारे रोमरा के क्रियाकलापों से उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था वो था, निम्नलिखित में से भारत रत्न पुरस्कार का अंतिम प्राप्तकर्ता कौन है? सही जवाब है अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन पूछा था, भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में शीघ्र ही साध्य थी? सही जवाब है निश्चित सिंचाई वाले। रंग भेद अपार्थेट क्या है? प्रजातीय संपृक्तकरण की एक नीति है। किसी भी अर्थव्यवस्था में परिवहन एक बड़ी भूमिका निभाता है। परिवहन के निम्नलिखित प्रकारों में से किसकी लोच उच्चतम है? सही जवाब है सड़क। मुद्रा प्रसरण की मौद्रिक नीति किस प्रकार से ब्याज दर और आय स्तर को प्रभावित करती है? इसका सही जवाब है आय स्तर को बढ़ाती है, ऑप्शन ए, लेकिन ब्याज दर को घटाती है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था वो था, मुद्रा प्रसरण की मौद्रिक नीति आय स्तर को बढ़ाती है लेकिन ब्याज दर को घटाती है। मौद्रिक नीति वो नीति होती है जिससे किसी देश का मुद्रा प्राधिकारी मुद्रा आपूर्ति का नियमन करता है। मौद्रिक नीति का उद्देश्य राष्ट्र का आर्थिक विकास और आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित करना होता है। मौद्रिक नीति या तो विस्तारवादी होता है, मतलब कि व्यवस्था में पैसे की कुल आपूर्ति बढ़ जाना, या संकुचनकारी होता है। अगला क्वेश्चन, इसको पॉज करके खुद से सॉल्व करिए। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी किसका शोध प्रबंध था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी 1923 में सर्वप्रथम 1923 में प्रकाशित हुई थी। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का शोध प्रबंधन था। इसमें भारत की मुद्रा और बैंकिंग के बारे में जानकारी है। ये शोध अंबेडकर ने तब प्रकाशित किया था जब मुंबई में सिडनेहम कॉमर्स कॉलेज में आर्थिक राजनीति के प्रोफेसर थे। अगला क्वेश्चन पूछा था, गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम क्या है? तो उसको सॉल्व करिए। सही अनुक्रम बताइए क्या होगा? पहले यमुना होगी, फिर घाघरा, फिर सोन, गंडक, फिर कोसी। सही क्रम यही है, यमुना, घाघरा, सोन, गंडक, कोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करिए इसको। अगला क्वेश्चन 117 जो पूछा गया था ये था, इसको देखिए, सॉल्व करिए। आंसर आपका 900 आना चाहिए। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है।
पूछा गया था, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सही है। संविधान सर्वोच्च है, संघ और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, संविधान के संशोधनों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था, जब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी स्वामित्व तो कम किया जाता है तो इसको क्या कहते हैं? इसको सार्वजनिक निजी भागीदारी कहते हैं। और अगला जो लास्ट क्वेश्चन है ये पूछा गया था, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा का उपबंध करता है? सही जवाब है 6 से 14 वर्ष। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम यानी RT 2009 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा भारतीय संविधान में स्थापित आर्टिकल 21 के क के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, जिसे कि 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। इसके साथ ही हमारे ये 2015 के असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के पेपर समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।